हेलो हेलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही और क्लियर आ रही क्या? तो क्या हो गया है? चलो स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। कौन सा? गुड क्वेश्चन। प्रतीक आगे आ जा। मॉड्यूल आया ना? आगे उधर ही बैठ जी के पीछे। सर्वेश इधर। चलो तो जो टॉपिक अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 8 से 10 मार्क के लिए, 7 से 8 मार्क के लिए, तो समझ लो अभी तुम्हारे इसमें आएगा वो। तो टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। हो गया? चलो ध्यान दो यहाँ पे। इंश्योरेंस क्लेम। सबसे पहले तो इंश्योरेंस, क्या सबने ये वर्ड सुना हुआ है? आया ना? इंश्योरेंस मतलब क्या?
हाँ चलो एग्जांपल दे दो, इंश्योरेंस के एग्जांपल दे दो। लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, है ना? हाँ, ये सारे इंश्योरेंसेस है। ये जो अपन नॉर्मली हर घर में ये इंश्योरेंस देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस है, अगर अपने घर में टू व्हीलर भी होगा तो भी टू व्हीलर का इंश्योरेंस निकलता है। कार का अभी तो कंपलसरी भी है तुम्हारे कार का और इसका इंश्योरेंस निकालना। तो इंश्योरेंस कार का, फोर व्हीलर का, टू व्हीलर का जो भी है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी अपने को ऑलमोस्ट हर घर में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बिजनेसमैन ना अपने बिजनेस में जो भी एसेट्स रखे हुए होते हैं उन एसेट्स का भी इंश्योरेंस करवाता है। उन एसेट्स का भी इंश्योरेंस करवाता है। अपने को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है ना? हाँ। तो एक बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसके बिजनेस में रखे हुए एसेट्स, है ना? हाँ। क्या वो एसेट्स इस रिस्क में है कि उनके साथ कभी ना कभी कोई ना कोई तो हादसा हो सकता है या नहीं? है। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, कुछ भी अपने साथ तो कुछ भी, अपने बिजनेस में जो भी एसेट है कोई भी कुछ भी हादसा नहीं हो सकता, नहीं बोल सकते अपन, कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना? हाँ। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट अनसर्टन इवेंट्स हो सकते हैं और उससे ना मेरे बिजनेस के एसेट्स का नुकसान हो सकता है। और अगर एसेट्स का नुकसान हो गया तो फिर मुझे मेरे बिजनेस को रन करने में बहुत दिक्कत है। बराबर? मतलब नॉर्मल तरीके से रन होगा नहीं, ये अलग बात है, लेकिन वो एसेट जो खत्म हो गया उसमें जो नुकसान हुआ वो अलग बात है ना? तो हर एंगल से अपना नुकसान निकलता है। तो इसीलिए एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने एसेट्स को ना इंश्योर करवा के रखता है। अपने एसेट्स को क्या करवा के रखता है? इंश्योर। अभी चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, बराबर? बिल्डिंग अपने शॉप का, शोरूम का इंश्योरेंस करवा सकता है। हाँ। अगर मान ले फैक्ट्री है तो प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस करवा सकता है। हाँ। स्टॉक है, स्टॉक का इंश्योरेंस करवा सकता है। हाँ। स्टॉक का इंश्योरेंस, अभी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाए तो बिल्डिंग में जो भी चीजें वो उसका भी इंश्योरेंस निकल जाता क्या? नहीं, वो अलग है, ये अलग है। बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाए, बिल्डिंग के अंदर के मटेरियल का थोड़ी इंश्योरेंस करवाए, तो उसके लिए अलग से प्लांट एंड मशीनरी, अगर कुछ मशीनरीज वगैरह है तो उसका इंश्योरेंस निकालेंगे, स्टॉक है तो उसका इंश्योरेंस निकालेंगे, आया ना? तो बस उन्हीं उसी इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस है, अभी मान ले फॉर एग्जांपल ये इंश्योरेंस के लिए अपन क्या करते हैं, अपन किसके पास जाते हैं इंश्योरेंस निकालने के लिए? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, है ना? हाँ। इंश्योरेंस कंपनी को बोलते कि बॉस मुझे मेरे एसेट का क्या निकालना है? इंश्योरेंस निकालना है। और उसके हिसाब से अगर मान ले कोई एग्रीमेंट हो गया, उन्होंने सब चीजें देख ली अपनी, और अपने बीच में एग्रीमेंट हो गया कि अभी वो मेरे एसेट्स को क्या करने वाले? इंश्योर कर रहे हैं। तो मेरे को उनको क्या देना होगा? समथिंग इन रिटर्न देना होगा ना एवरी ईयर। हाँ, क्या देते हैं अपन? प्रीमियम। बराबर ना? मैं हर साल प्रीमियम क्या करता हूं? पे करता हूं। बराबर? अभी ये प्रीमियम पे करता हूं, मान ले फॉर एग्जांपल मैंने इस साल ना मेरे स्टॉक का इंश्योरेंस निकाला, ठीक है? स्टॉक था मेरा मान लो फॉर एग्जांपल 5 करोड़ का, उसके ऊपर इंश्योरेंस आ रहा था मान लो 5 लाख रुपए का, ठीक है? हाँ। तो सारे हाइपोथेटिकल फिगर्स है, 5 लाख का इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, बराबर? है ना? साल खत्म हो गया, आगे नहीं लगी, तो अपन प्रीमियम वापस मांगेंगे? क्या प्रीमियम वापस मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके लॉस के लिए क्लेम देती, उसके लिए आप उनको प्रीमियम देते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल प्रीमियम दोगे और हर साल उनसे पैसा एक्सपेक्ट करोगे, मतलब पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं। वो तो बिजनेस है, उनको भी मालूम है कि ये क्या एवरी ईयर नहीं होने वाला, आया ना? दो चीजें समझना बात, एक होता है अश्योरेंस और एक होता है इंश्योरेंस। हम जो लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं ना, उसको बोला जाता है इंश्योरेंस, ठीक है, लेकिन वो जो पेमेंट अपन कर रहे हैं ना, वो अश्योरेंस के बेसिस पे कर रहे हैं। मतलब क्या, कि मैं अगर ये लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी निकालता हूं और उसके ऊपर जो मैं प्रीमियम पे करूं, मुझे मालूम है वो आफ्टर सर्टन टाइम लिमिट मेरे को वापस मिलने वाला, आया ना? लेकिन जो तुम तुम्हारे एसेट का इंश्योरेंस निकालते हो ना, वहां पे तुम एक्चुअल में तुम्हारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुमने एक नाम सुना होगा आजकल बहुत फेमस है लाइफ इंश्योरेंस नहीं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, बराबर ना? हाँ। टर्म लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या है? ये सेम अपने इसके जैसा है, अपन जो एसेट्स का इंश्योरेंस निकालते हैं,
कि बाबा मान ले, तो वो ऐसा बताया जाता है। एक तो इंश्योरेंस निकालने वाले जो भी लोग अपने घर पे आते हैं ना, एकदम ऐसा डरा के जाते हैं, उनका बिजनेस ही डरा के होता है। अगर किसी कोई एजेंट अपने, या तो एक तो जान पहचान वाले होते हैं, आजू बाजू वाले होते हैं, या तो फिर रिश्तेदारों में से कोई, उनको मिलता है एक तगड़ा कमीशन फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पे, ठीक है। सच्ची वो तगड़ा कमीशन मिलता है मेरे पहचान के। मतलब मान ले अगर मैंने एक पॉलिसी निकाला, पॉलिसी पे मेरे को मान ले 1 लाख रुपए का मेरा प्रीमियम है साल का, ठीक है। फर्स्ट ईयर ना, फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रीमियम, जिनके थ्रू मैंने पॉलिसी निकाला ना, उनको 40% मिलता, 40% कमीशन। तो ये जो पीछे अपने बढ़ते ना, अरे इंश्योरेंस निकाल, तेरे को इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, तेरे को इधर बेनिफिट मिलेगा, तेरे लिए अच्छा है, ये वो, तो वो आते ना, वो क्या बोलते पता है क्या, तू नहीं रहेगा तो तेरे घर वालों को, अरे मैं क्यों नहीं रहूंगा, ऐसा डरा के तुम्हारे से पैसा निकालते ना, वो कि अपने को ऐसे लगता है मैं सच्ची मरने वाला है, या तो मैं मर ही गया है, अभी मेरे घर वालों का क्या होगा। सच्ची ऐसा करते हैं, तो वो उनका डर का ही बिजनेस, वो डराते हैं, उनको मालूम है, फिर अपन डर जाते हैं और फिर अपन बोलते नहीं यार बराबर है, नहीं मेरे घर वालों को मेरे बाद। LIC के पुराने पहले एड्स आते थे कि एक घर में शादी हो रही है, एक लेडी है, वो उसके बेटे की या बेटी की शादी थी, शायद बेटी की शादी थी, तो वो शादी वादी करी, फिर शादी को ऐसा फंक्शन होते हुए दिखाया, वो घर में आते हुए दिखाई, ड्राइंग रूम में उसके हस्बैंड का फोटो लगा हुआ रहता था, तो उसका हार लगा हुआ रहता था। बोले तुम चले गए, लेकिन तुमने लाइफ इंश्योरेंस LIC निकाला था, ये अच्छा किया, उस पैसों से आज मैंने मेरे बेटी की शादी कर ली, अपने बेटी की। बोला बाप रे, क्या इमोशनल करते हैं यहाँ पे इंडिया में ऐड करने वाले। एनीवेज, तो वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे भी ना एक पर्टिकुलर ये होता है कि एक पीरियड के लिए अपने को पैसा भरना, वो बोलते हैं कि मान के चलते कि तुम 75 ईयर्स जियोगे या 80 ईयर्स जियोगे, तो आपको आज से लेके तब तक पैसा भरना है, जो भी नॉर्मल उसका जो भी प्रीमियम का पैसा रहेगा। अगर मान लो 75 या 80 के अंदर तुम टपक गए, तो तुमको तुम्हारे घर वालों को 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जितने भी करोड़ की पॉलिसी होगी उतने करोड़ मिलेंगे, आया ना। तो वैसा चाहिए यहाँ पे इंश्योरेंस का, कि अगर नुकसान हुआ तो तुमको क्लेम मिलने वाला है, तुम्हारा नुकसान ही नहीं हुआ तो तुमको क्लेम किस बात का। और नुकसान होगा या नहीं होगा ये तुम गारंटी के साथ बोल नहीं सकते, वो किसी अनसर्टन इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी रिस्क को कवर करने के लिए तुम इंश्योरेंस कंपनी के पास से इंश्योरेंस निकलवाते हो, तुम्हारे एसेट को प्रोटेक्ट करते हो। अगर उसमें कुछ नुकसान हुआ, उस एसेट का कुछ ऐसा अनसर्टन इवेंट हुआ और तुम्हारा एसेट का नुकसान हुआ, तो तुमको उसका क्लेम मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी तुमको उसका भरपाई करके देगी। अगर हुआ ही नहीं तो तुम काहे का पैसा उसके, हाँ लेकिन वो जो क्लेम तुमको मिलने वाला है उसके लिए तुमको एवरी ईयर क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रीमियम क्या बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती, प्रीमियम की नॉमिनल अमाउंट होती है। समझ में आ रही क्या बात, मतलब वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। अगर मान ले मेरा बिजनेस का टर्नओवर ही 10 लाख रुपए का है, तो मैं 5 करोड़ का पॉलिसी निकालूंगा क्या, नहीं, मेरे को प्रीमियम ही झेलते नहीं वाला। समझ में आ रही है क्या बात, हाँ। तो वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, तो जिसका जितना जिसको जितना इंश्योर्ड वैल्यू चाहिए, पॉलिसी वैल्यू चाहिए, उसके हिसाब से क्या करेंगे वो इंश्योरेंस निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अपने को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, अपने को इस चैप्टर में ना लॉस कैलकुलेट करना पड़ना है, कि हम लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक तो सबसे पहले दो टाइप के अपने को क्या देखने हैं यहाँ पे, लॉस। मतलब जो इंश्योरेंस निकाला जाएगा वो दो चीजों के लिए निकाला जाएगा, बाकी सारी चीजों के लिए नहीं निकाला जाएगा। एसेट्स के लॉस को ये करना है, उसमें स्टॉक एक एसेट को अपन यहाँ पे क्या मानेंगे, स्टॉक। तो अगर मान ले, और वो भी फायर इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं अपन, बाकी और कोई इंश्योरेंस नहीं पढ़ रहे, मतलब मेरा नुकसान जो होने वाला है वो किसकी वजह से होने वाला है, आग लगने की वजह से। और आग लगने की वजह से क्या नुकसान होगा मेरा, स्टॉक का। तो वो स्टॉक का कितना नुकसान हुआ ये कैलकुलेट करना सीखना है, और उस नुकसान के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी तुमको कितना क्लेम देगी ये कैलकुलेट करना सीखना है। समझा क्या। तो हम कौन सा इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फायर इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं, और इस फायर इंश्योरेंस में दो लॉसेस को कवर करेंगे, एक तुम्हारा लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा तुम्हारा लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब तुम प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ ही यूज कर रहे हो, लॉस ऑफ प्रॉफिट ये कैसे हुआ, ये हो सकता है, हो सकता है, कैसे हो सकता है बोल। तो वो तो लॉस ऑफ स्टॉक पे कवर हो गया ना। सम वॉट करेक्ट है, लेकिन वो स्टॉक को कवर कर लिया, मतलब तो प्रॉफिट हो तो एस्टिमेटेड बेसिस हो गया ना। तो तू कमा भी सकता था, नहीं भी कमा सकता था, या बहुत ज्यादा भी कमा सकता था, बहुत कम भी कमा सकता था, वैसा नहीं।
किधर मतलब सही जा रहा था लेकिन किधर तो भटक गया। हाँ, और ले आओ जो सही आंसर आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चैप्टर बहुत मजेदार है। आग लगी, नुकसान हो गया, अगले दिन इमीडिएटली बिजनेस चालू होगा क्या तुम्हारा? कुछ समय के लिए हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहेगा। पहली बात तो बंद रहेगा सारी चीजें ठीक ठाक करने के लिए, आया ना? हाँ। उसके बाद बिजनेस चालू होगा तो कुछ समय के लिए डिस्टर्ब्ड रहेगा, बराबर ना? हाँ। और फिर एक सर्टन 6 महीने 8 महीने बाद मेरा बिजनेस वापस प्रॉपर तरीके से चालू होगा। तो ये जो 6-8 महीने मेरा बिजनेस डिस्टर्ब रहा, इसमें मैं प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर पाया क्या? नहीं, मेरा बिजनेस कम हुआ। नॉर्मल जो मेरा बिजनेस होता है वो नहीं हुआ। तो ये जो बिजनेस कम हुआ, अभी अरे बाबा मान ली यहाँ पे आग लगी, अभी यहाँ पे मैं क्लासरूम ले सकता, क्लास ले सकता क्या? नहीं। हमारे रेगुलर क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को बाजू में किधर तो क्लासरूम देखना पड़ेगा, तुमको वहां पे बिठा सकूं और मैं वहां पे लेक्चर ले सकूं। अच्छा ऐसा है कि आज आग लग गई, बाजू वाला मेरे लिए बैठा था कि कब इसके यहाँ पे आग लगी, कब मैं मेरा हॉल इसको रेंट पे दे दूंगा। हाँ, ऐसा है क्या? नहीं। मेरे को ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा किधर, तो टाइम देना पड़ेगा उसमें अपना। हो सकता है 10-15 दिन 20 दिन महीना भर अपना क्लास बंद रहे, उसके बाद क्लास चालू होगा तो तुम्हारा प्लेस, अरे तुम ये जगह पे रेगुलर आते नहीं है तो नवी जगह पे कैसे क्या रेगुलर आओगे तुम? हाँ, तो वहां पे फिर थोड़े दिन के लिए डिस्टर्ब रहने वाला है ना क्लास, बराबर ना? वैसा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वो तो ब्लर हो गया। वैसा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, तो बिजनेस अगर डिस्टर्ब रहेंगे, जिसका जो ट्रेडर है जो रोज का रोज उसका बिजनेस होता है, वो तो बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा ना, उसका पूरा माल ही जल गया, उसका पूरा दुकान ही जल गया, आया ना? तो उसको अभी दुकान वापस चालू करने के लिए कुछ समय के लिए तो वो तो पहले तो मातम बनाएगा, अरे यार ये क्या हो गया करके, बराबर ना? हाँ। उसके बाद वो किधर तो बाजू में दुकान ढूंढेगा, फिर वहां पे फर्नीचर वर्नीचर थोड़ा सा टेम्पररी बेसिस पे कुछ ना कुछ तो अरेंज करेगा, गुड्स अरेंज करेगा, स्टॉक अरेंज करेगा, चीजें अरेंज करेगा, और फिर वहां पे दुकान स्टार्ट। अभी लोगों को आदत थी वो जगह पे जाने की, वहां पे तो आग लग गई, अभी इसने वहां पे शिफ्ट किया है तो वो लोग, कुछ ही लोग जो लॉयल होते हैं वो उसके पास जाएंगे, बाकी लोग बाजू वाले की दुकान में जाएंगे जो सेम बिजनेस कर रहा है। समझ में आ रही क्या बात, क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना? हाँ। तो बिजनेस अफेक्ट हुआ, वो तब तक, वो जब तक वहां पे, तब तक यहाँ की दुकान का उसका काम होगा, रेनोवेशन होगा, दुकान वापस पहले जैसी बनेगी, और फिर वो वहां से दुकान वापस यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और फिर उसका नॉर्मल बेसिस पे दुकान चालू होगा। तो ये जो पीरियड का टाइम गैप हुआ है, इसमें ना इसके बिजनेस का नुकसान हुआ है, इसका सेल्स कम हुआ है वहां पे, और सेल्स कम होने की वजह से इसका प्रॉफिट अफेक्ट हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट अफेक्ट हुआ है ना, मैं इसको भी इंश्योरेंस निकाल, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, और इस लॉस ऑफ प्रॉफिट को मैं इंश्योरेंस, इसका इंश्योरेंस निकाल सकता, है ना? तो ये दोनों, इसमें अपने को क्या पढ़ना है कि कैलकुलेशन ऑफ लॉस, अगर स्टॉक का पॉलिसी है तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, अगर प्रॉफिट का लॉस का निकाला है तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो बेसिकली लॉस को कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। और एक बार लॉस पता चल गया तो जरूरी नहीं है जितना नुकसान हुआ इंश्योरेंस कंपनी उतना का उतना क्लेम देती तुमको, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है, और फिर इसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी तुमको क्लेम कितना देगी वो कैलकुलेट करना है, आया ना? यही बात निकाल के अपने को देनी, समझ में आ रही है बात? इसमें लेजर अकाउंट बहुत कम बनते हैं, बहुत से बहुत, अगर अपने को जरूरत पड़ेगी ना तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उस ट्रेडिंग अकाउंट में डालने के लिए कुछ अमाउंट अपने को परचेज सेल्स के लिए डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ सकता है। दैट्स इट, सिंपल, जो अपन ऑलरेडी सिंगल एंट्री में या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में कर चुके, वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। क्योंकि देखना भाई, आग लग गई, माल जल गया, तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी तो जल गया, तो अभी कुछ रफ फिगर्स अपने पास रहेंगे, मतलब कुछ फिगर्स रहेंगे, कुछ मिसिंग रहेंगे। अभी जो मिसिंग फिगर्स है वो अपने को निकालने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा परचेज कितने का था ये नहीं मालूम, लेकिन तेरे को क्वेश्चन में दिया जाएगा तेरा क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, तेरे को क्वेश्चन में दिया जाएगा क्रेडिटर को तूने पेमेंट कितना किया था साल भर में, समझ में आ रहा है क्या, या उस पीरियड में, आया ना? हाँ। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? परचेज, आया ना? हाँ। तो ये वही लॉजिक हो गया जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में लगाया हुआ था, बराबर ना? हाँ। तो उतना ज अपने को यहाँ पे करना, बाकी कोई अपने को लेजर अकाउंट नहीं बनाने का, बाकी कोई अपने को नवी चीज नहीं पढ़ने की, जो चीज पड़ी हुई है उसी को यहाँ पे अप्लाई करने का है ना? हाँ। थोड़ा सा इसमें चैप्टर के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन थोड़ा सा एकदम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। नया जो अपने को इस चैप्टर में सीखना है वो दो ही चीज है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस और कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। समझा क्या? पक्का क्या? लिखेगा क्या? लिख,
बंद हो गया क्या? क्यों? अरे स्क्रीन कहाँ गई? टीवी नहीं बंद हुआ है, टीवी चालू है। यहाँ पे भी स्क्रीन नहीं दिख रही है और वहां पे भी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी देखिए, मैंने क्या बोला, जब तक वो पूरा जान छोड़ ना दे कनेक्टर, तब तक मैं कनेक्टर बदलने नहीं आया। नो सिग्नल दिखा रहा है यहाँ पे। अरे यार, मेरे कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोल रहा हूँ मैं, सुनते नहीं हो तुम। इंश्योरेंस क्लेम, चल इसमें लिखो। इन दिस चैप्टर we will we will learn the concept of computation of loss due to an uncertain event. Loss due to an uncertain event and computation of claim when a business entity has insured its assets. When a business entity has insured its assets by taking insurance policy, we will cover the following two policies. We will cover the following two policies. Fire insurance policy, policy for loss of stock, और दूसरा फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट। अभी हेडिंग दो, रिलेशन बिटवीन लॉस एंड क्लेम।
तुमको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन पता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े होंगे। कब पढ़े थे? कब पढ़े कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? फाउंडेशन में या इंटर में? अभी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन क्या होता है? भगवान सर, सुबह भी लॉ पढ़े थे, अभी लॉ मत पढ़ाओ प्लीज। इंश्योरेंस है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन है। मतलब क्या कि अगर तुमको लॉस होगा तो ही इंश्योरेंस कंपनी तुमको उसको कवर करके देगी, है ना। इंश्योरेंस कंपनी तुमको आपके हुए हुए लॉस को इंडेमनीफाई करके देगी। मतलब क्या? आपके नुकसान को कवर करके देगी, है ना। हाँ, तो इंश्योरेंस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या है? इंडेमनिफिकेशन। और इस बेसिस पे हमको यहाँ पे लॉस और क्लेम, इनके रिलेशन को समझना है। सबसे पहले तो मेरे को एक बात बता, मेरा नुकसान हुआ है मान ले 1 करोड़ रुपए का। मेरा नुकसान हुआ है 1 करोड़ रुपए का। मेरे को क्लेम कितने तक मिल सकता है? 1 करोड़ तक। एग्जैक्टली 1 करोड़ से ज्यादा का क्लेम मांग सकता हूं मैं? नहीं। तो मेरा लॉस ना मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? मैक्स टू मैक्स मेरा लॉस तक, क्लेम जो है वो लॉस तक हो सकता है, बराबर ना। अगर मेरा नुकसान ही नहीं हुआ है तो मेरे को क्लेम मिलेगा क्या? आग लग गया लेकिन मैंने उसको सही समय पे कंट्रोल कर लिया और मेरा एक भी चीज का नुकसान नहीं हुआ, या तो मैंने जिस चीज का इंश्योरेंस निकाला था उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ। समझा गया क्या बोला मैं? मैंने स्टॉक का इंश्योरेंस निकाला था, मेरी दीवारें जल गई, स्टॉक वैसा का वैसा अच्छा है क्योंकि मैंने टाइम पे आग को कवर कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। तो यहाँ पे बिल्डिंग का नुकसान हुआ है मान के समझता हूं मैं, लेकिन मैंने इंश्योरेंस किसका निकाला था? तो फिर मेरे को बोल सकता हूँ ना मैं कि नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। अगर नुकसान कुछ भी नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकता है कि यार दीवारें खराब हो गई, ठीक करने के लिए पैसा दे। बोल सकते क्या? नहीं, स्टॉक का इंश्योरेंस निकाला। तो इसीलिए इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन है। आपका नुकसान अगर हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनीफाई करेगी। अगर नुकसान हुआ ही नहीं है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग नहीं सकते। इसीलिए बोलते हैं कि नो लॉस, नो लॉस तो नो क्लेम, बराबर। और मैक्सिमम आपका क्लेम जा सकता है आपके लॉस के अमाउंट तक। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो क्लेम होगा इट विल बी लेस देन और इक्वल टू क्लेम लॉस। मेरा क्लेम विल बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? लॉस, बराबर ना, हाँ या ना। अभी सुन ध्यान से, मेरा स्टॉक था, मैंने स्टॉक का इंश्योरेंस निकाल के रखा था, मेरा पॉलिसी वैल्यू था मान ले 10 लाख रुपए का, ठीक है। मेरा स्टॉक जल के खत्म हो गया 15 लाख रुपए का। तो मैं क्लेम कितना क्लेम करूं इंश्योरेंस कंपनी से? पैसा कितना क्लेम करूं? कितना क्लेम कर सकता मैक्सिमम? 10 लाख। क्यों? पॉलिसी वैल्यू, भले मेरा स्टॉक का नुकसान, जल के नुकसान, लॉस हुआ है मेरा 15 लाख रुपए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 15 लाख का क्लेम करूं। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आता है? पॉलिसी वैल्यू। अगर आपका पॉलिसी वैल्यू उतना है तो आप उधर तक का क्लेम कर सकते हो, नहीं तो आप उतना ही क्लेम कर सकते हो जितना आपका पॉलिसी वैल्यू है। समझ में आई क्या बात? तो मैं ये बोल सकता हूं नेक्स्ट इसमें कि क्लेम विल बी लेस देन और इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू। तो हमने बोला कि नो लॉस नो क्लेम पहले इसमें। दूसरे इसमें बोला कि क्लेम विल बी लेस देन और इक्वल टू लॉस। तीसरे इसमें बोला क्लेम विल बी लेस देन और इक्वल टू, अभी लॉस की भी अमाउंट तेरे को क्वेश्चन में दी जाएगी, पॉलिसी की वैल्यू भी तेरे को क्वेश्चन में दी जाएगी। दोनों में से जो लोअर होगा उसके जितना मेरा लॉस क्लेम होगा। समझा गया? तो मैं एक और तुमको बोल सकता कि क्लेम इज लेस देन और इक्वल टू लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। मेरा पॉलिसी वैल्यू 1 करोड़ का था, नुकसान मेरा 10 लाख का हुआ है, मैं इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ मांगू? नहीं, लेकिन मैंने तो 1 करोड़ के हिसाब से प्रीमियम दिया है, तो मेरे को 1 करोड़ के हिसाब से पैसा चाहिए अभी। नहीं होगा क्योंकि तेरा नुकसान कितना है? 10 लाख रुपए का। समझा क्या? तो ये रिलेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अपने को ये समझा ना तो अपने को आगे की कैलकुलेशन समझ, या कैलकुलेशन जब अपन नंबर्स में जाएंगे तो उसको कैलकुलेट कौन सा नंबर अपने को पिक कर रहा है अपने को ये समझ में आएगा। यहाँ पे डेटा तुमको न्यूमेरिकल डेटा अच्छा खासा दिया जाता है, उसमें से रेलेवेंट चीज अपने को पिक करनी है, और जितना दिया है ना उतना सब काम आने वाला है।
लेकिन इसके स्टेप्स है कैलकुलेशन, तो वो स्टेप्स में वो सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो स्टेप्स में बराबर उस स्टेप में वो नंबर जाना चाहिए, ऐसा समझ लो, वो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। तो इसके लिए अपने को ना इसका बेस बहुत अच्छे से करना है। हो गया ये? समझा गया? पक्का? चल लिख। इंश्योरेंस is a contract of indemnification, INDEMNIFICATION। डिक्टेशन के क्लास चालू है। अच्छा सुनना ना, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं? कई सारे, बराबर ना, लेकिन अगर देखा जाए ना तो दो ही टाइप के इंश्योरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस, और एक और होता है मरीन इंश्योरेंस, लेकिन वो अपने को मतलब वो तो बहुत अलग बात होगी, वो अपने सिलेबस के दूर दूर तक अपने कॉन्टेक्ट में नहीं है वो, बराबर। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC पॉलिसीज जो तुम निकालते हो, LI बोला जाता है, अभी देखना इतना इंपैक्ट है, एक्चुअल में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बोला जाता है, लेकिन LIC ऐसा दिमाग में इंडियंस के बैठा हुआ है कि अपन उसको LIC पॉलिसी बोलते हैं। LIC एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू निकाले हुए पॉलिसीज LIC पॉलिसीज कहे जाते हैं। HDFC से निकाला हुआ पॉलिसी को भी मैं LIC पॉलिसीज बोलता। LIC इतना दिमाग में बैठा हुआ है ना, उतना इंपैक्ट है, तो ये पूरा मतलब, और बेसिकली सबसे पहले चालू करने वाला लाइफ इंश्योरेंस शायद मेरे हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही था। बाद में बाकी के सारे ये तो गवर्नमेंट का हो गया ना, बाकी के प्राइवेट सेक्टर्स वाले बाद में आए इसमें, आया ना, हाँ, तो वो इतना पुराना है और इसकी वजह से अपने दिमाग में वैसा बैठा हुआ है, आया ना, हाँ। और बाद बाकी जितने भी तेरे इंश्योरेंस आएंगे ना, तेरा हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, तेरा और दूसरा कुछ भी एसेट्स का इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, सारी चीजें जनरल इंश्योरेंस, सारी चीजें किधर आती? जनरल इंश्योरेंस। तो अपन जो अभी पढ़ रहे हैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कौन से इंश्योरेंस में आती है? जनरल इंश्योरेंस, आया ना। तो इंक्रीज, सॉरी, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन। इसमें सबसे पहले एक पॉइंट लिख ले, ए, नो लॉस इज इक्वल टू नो क्लेम, नो लॉस इज इक्वल टू नो क्लेम, बराबर ना। बी, द अमाउंट ऑफ क्लेम, द अमाउंट ऑफ क्लेम can never exceed the amount of loss, बराबर बात है ना, जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा मेरा क्लेम का अमाउंट कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, बराबर ना। तो इससे मेरे को मिला क्लेम इज लेस देन और इक्वल टू लॉस, बोल सकता हूं ना। क्लेम इज इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू लॉस। उसके बाद सी पॉइंट, द अमाउंट ऑफ क्लेम कैन नेवर exceed the amount of पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू को कभी कभी सम अश्योर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता? क्या बोला जाता? सम अश्योर्ड। ये पहले भी कहीं देख चुके हैं अपन, इधर वो मत। तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं क्लेम इज लेस देन और इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू? इज लेस देन और इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू।
और इससे मैं बी और सी पॉइंट को मर्ज करके, यार ये ना कैमरा को फेंक दूंगा अभी उठा के। हाँ क्या, तो मैं एक और इक्वेशन बना सकता हूं, मैक्सिमम क्लेम इज इक्वल टू लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। बोल सकता हूं क्या ऐसा? मेरा मैक्स टू मैक्स क्लेम का अमाउंट कितना हो सकता है, लॉस या पॉलिसी वैल्यू दोनों में जो कम होगा वो। मैक्सिमम बोला मैंने, मिनिमम नहीं। मिनिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम तो कितना भी हो। ठीक है, एग्जांपल दे। मेरे को पता लॉस है 15 लाख, पॉलिसी वैल्यू है 12 लाख, क्लेम कितना होगा? क्लेम कितना होगा? 15 लाख का नुकसान हुआ है, क्लेम कितना होगा? 12 लाख। मैक्स टू मैक्स बोला मैंने, यहाँ पे क्लेम का कैलकुलेशन नहीं सीख रहे अपन। मैक्स टू मैक्स क्लेम कितना होगा, ये वाला मैक्सिमम क्लेम का पॉइंट समझ रहे हैं, आया ना? तो कितना हो सकता है? 12 लाख। तो और एग्जाम्पल दे, लॉस हुआ है 15 लाख, पॉलिसी वैल्यू है, मैंने पॉलिसी 18 लाख की निकाली है, तो फिर मेरे को क्लेम भी कितना मिलना चाहिए? 15 लाख। वेरी गुड। यहां तक की सारी चीजें समझ में आई? पक्का? अभी इसी में डी पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ एवरेज क्लॉज। कंसेप्ट ऑफ व्हाट? एवरेज क्लॉज। नहीं समझ रहा क्या क्लॉज लिखा हुआ? अभी अभी भी नहीं समझा? कंसेप्ट ऑफ एवरेज क्लॉज, सुनना ना, हमें ना इंडियंस को है ना हमेशा, अगर मान ले सामने से अगर कोई चीज कुछ बोल रहा है खर्चों के रिलेटेड, इतना ये लगेगा उतना वो लगेगा, हमको हमेशा उससे कम में काम करवाने की आदत है ना। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्वालिटी मिल रही है। हाँ, मेरा अब भी पैसा कम लगना चाहिए, वो कम के चक्कर में मैं आगे उसके ऊपर और हजारों रुपया खर्चा करूंगा, लाखों रुपया खर्चा करूंगा, वो जो कम क्वालिटी, लो क्वालिटी की वजह से अपने को मिल रहा है, नुकसान जो अपने को होने वाला है। वही स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा जाए, लेकिन काफी टाइम तक प्रॉपर काम होगा, ये अपने दिमाग में नहीं जाती। और ये आदत लगी हुई है इंडियन, इसी के वजह से ना अपन प्रीमियम को भी बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, उसके पास स्टॉक पड़ा है 5 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपए के ऊपर अगर 5 करोड़ का मैं पॉलिसी वैल्यू निकालता, स्टॉक कितना है, मतलब आग लग के अगर नुकसान हुआ तो कितने का होगा? लेकिन मैंने पॉलिसी निकाला 1 करोड़ का, क्योंकि 5 करोड़ के पॉलिसी पे 5 लाख का प्रीमियम आ रहा था साल का, 1 करोड़ के पॉलिसी के ऊपर 1 लाख का प्रीमियम आ रहा था साल का। तो ये 4 लाख रुपए बचाने के लिए मैं बोलता हूँ, है क्या लगने वाली आग, आज तक कभी लगी नहीं, ये तो मैं मेरे घर वालों के बोलने के ऊपर से लगा रहा हूँ, इंश्योरेंस निकलवा रहा हूँ, है ना? हाँ, तुमने देखा होगा ये बिहेवियर होता है लोगों का, कि वो डिनाई कर रहे कुछ नहीं होता, आज तक कभी हुआ नहीं है, ऐसे कैसे तुम बोलते हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कर लिया, 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी निकाला, क्योंकि घर वाले बहुत पीछे पड़े, आया ना? अभी बात यह है,
1 करोड़ का पॉलिसी निकाला, इंश्योरेंस कंपनी को बोला, इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा तो तुम्हारे पास स्टॉक कितना है, मतलब मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया होगा, फोन किया होगा और बोला होगा कि इंश्योरेंस निकालना है स्टॉक का, तो ऑब्वियसली उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि तुम्हारे पास स्टॉक कितने का होता है। मेरे पास है कितने का, मैंने बोला कितने का, तो उन्होंने 1 करोड़ के हिसाब से मेरे को प्रीमियम बताया, प्रीमियम आया 1 लाख रुपए, मैं 1 लाख रुपए प्रीमियम भर रहा, हो गया। अभी आग लग गई, आग लग गई, ध्यान से सुनना बात, और आग लगने की वजह से नुकसान हुआ 50 लाख रुपए, 50 लाख का नुकसान, पॉलिसी वैल्यू 1 करोड़, तो फिर मेरा क्लेम कितना होगा, 50 लाख, आया ना, नहीं। सर ये क्या बात करते हैं, यही है कंसेप्ट ऑफ एवरेज लॉस। बोला गया अरे अगर ऐसा इंश्योरेंस कंपनी बैठेगी बांटते फिरेगी तो फिर नहीं होने वाला, इंश्योरेंस कंपनी कमाएगी कैसे, और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी कमाने की बात नहीं है, लॉजिकल बात है, ये हिसाब वाली बात। जब मैं जब इंश्योरेंस निकालने के लिए तेरे पास आया, तेरे पास स्टॉक 5 करोड़ का था, तूने बोला 1 करोड़ का स्टॉक है, तो तूने स्टॉक 1 करोड़ का बोला, तेरे पास 5 करोड़ का था, तेरा जो नुकसान हुआ है वो 50 लाख रुपए का, वो उस 1 करोड़ में से छुआ है, गारंटी है क्या? टोटल 5 करोड़ के स्टॉक में से 50 लाख का नुकसान हुआ है ना, तो तूने तो पॉलिसी मेरे पास 1 करोड़ की निकाली थी, तो मैं तेरे को क्लेम भी दूंगा प्रोपोर्शनेट बेसिस। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? हाँ। तो पॉलिसी वैल्यू 1 करोड़, जब स्टॉक था 5 करोड़, तो फिर 50 लाख पे कितना, मतलब लॉस पे कितना, समझ में आया क्या? तो पूरा लॉस नहीं दूंगा तेरे को, और ये मैं तो बोलता कि ये हिसाब वाली बात है और ये प्रैक्टिकल चीज है। पैसे बांटने के लिए बैठे क्या? नहीं, तुमने पूरा, हाँ तुम पूरा पूरा इसको इसको जो सिचुएशन, ये जो 5 करोड़ का स्टॉक था, 1 करोड़ का ये निकाला है ना, इसको अपन बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं अपन? अंडर इंश्योरेंस। तो अंडर इंश्योरेंस की जब तेरे पास स्टॉक था ना 5 करोड़ का, तूने पूरा इंश्योरेंस किया क्या, फुल इंश्योरेंस लिया क्या? नहीं, तूने अंडर इंश्योरेंस लिया, तो फिर तेरा जब लॉस होता है तो तू फुल क्लेम कैसे एक्सपेक्ट कर सकता मेरे से? मैं तो ऑब्वियसली ना हिसाब लगाऊंगा, और हिसाब लगा के तेरे को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दूंगा। हाँ, तेरा अगर फुल इंश्योरेंस निकाला होता तूने, तो फिर 50 लाख का तू क्लेम कर ले, 50 लाख मिल जाते। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो अभी ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे को बोल लो कि सर ऐसा नहीं है, हम ये हमारा जो स्टॉक है ना, ये 5 रूम में पड़ा हुआ है, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, और इस रूम का हमने इंश्योरेंस निकाला था और इधर ही नुकसान हो गया, तो मैंने जो पॉलिसी वैल्यू निकाली थी उसी पॉलिसी वैल्यू का नुकसान हुआ। बोले कुछ भी बोल सकते, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगे एक काम कर रहे हैं, हम 1 भी रुपया नहीं देंगे। हाँ ऑब्वियसली बोल सकते, अगर ऐसा है तुम्हारे पास तो तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया कि ये 5 रूम है, और उसमें से इस रूम का ये तो पॉलिसी निकालने के टाइम पे तुमने बताना चाहिए था हमको, तुमने प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज नहीं की ये चीजें, हमको नहीं देने, हम तुम्हारा क्लेम ही रिजेक्ट कर देंगे। फिर बैठो, समझ में आ रही है बात? हाँ। तो इस तरह इसीलिए ऐसा नहीं होता प्रॉपर तरीके से। हाँ, लेकिन अगर अंडर एवरेज क्लॉज ना हर पॉलिसी में एवरेज क्लॉज लगा हुआ हो, अभी वो एप्लीकेबल होगा या नहीं ये डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस अंडर इंश्योरेंस निकाला हुआ है या फुल इंश्योरेंस निकाला हुआ है। नहीं तो एवरेज क्लॉज हर पॉलिसी में होता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है कि क्या सिचुएशन। आया ना? हाँ। अपने को जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो सारा का सारा एवरेज क्लॉज के ऊपर आ जाए, किस पे आने वाला है? एवरेज। एवरेज क्लॉज हर क्वेश्चन में लगी, नहीं तो फिर जितना लॉस हुआ, जैसे मैंने तुमको अभी बोला, अब ये जो एग्जांपल किया अपन ने, इतना सिंपल से तो आंसर निकल जाएगा तेरा। आया ना? हाँ। तो अगर 7वां का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना तुमको, तो इसीलिए एवरेज क्लॉज हर क्वेश्चन में मिलेगा तेरे, और एवरेज क्लॉज कुछ नहीं है, फॉर्मूला रट मत, प्रोपोर्शनेट बेसिस में मैंने तेरे को उसका कंसेप्ट समझा दिया। आया ना? हाँ। तो पॉलिसी वैल्यू कितना था जब तेरे पास स्टॉक कितना था, तो फिर लॉस हुआ है उस पर तेरे को कितना मिलेगा, समझा क्या? दैट्स इट। अगर फॉर्मूला बोलूं तो लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर। समझा क्या? ये फॉर्मूला तेरे को रटना है तो रट, नहीं तो मैंने तेरे को कंसेप्ट भी समझा दिया, कोई दिक्कत है इसमें? एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल कब होगा, मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया। एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल कब होगा? नहीं, अंडर इंश्योरेंस निकाला होगा, फुल इंश्योरेंस नहीं है। क्लेम उसमें फर्क है, टेक्निकल टर्म्स है, बहुत फर्क है दोनों में। फुल इंश्योरेंस नहीं निकाला होगा तो हाँ,
इसको अपन और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि अंडर इंश्योरेंस के सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एवरेज क्लॉज को एप्लीकेबल करेंगे। और फिर उस टाइम पे भले ही तेरा लॉस, पॉलिसी वैल्यू 1 करोड़ का है, लॉस 50 लाख का है, तो 50 लाख क्लेम नहीं कर सकता। अगर किया भी तो तेरा वो 50 लाख का क्लेम अप्रूव नहीं होगा, कम अमाउंट का अप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक तेरे पास पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि पॉलिसी वैल्यू इज लेस दैट अमाउंट ऑफ स्टॉक, तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसके आगे पीछे कभी भी तुम 50 करोड़ का स्टॉक, उससे मतलब नहीं। ऑन द डेट ऑफ फायर तेरे पास स्टॉक कितना है ना, देखो। फर्स्ट पॉइंट, average clause is applicable if the asset is under insured, that is policy value of asset is less than value of asset, is less than value of। दूसरा, if average clause is applicable, then claim will be calculated as follows: claim is equal to loss into policy value upon stock on date of fire। लेकिन अगर फुल इंश्योरेंस होगा या एवरेज क्लॉज नहीं होगा तो फिर क्लेम का अमाउंट कितना होगा? लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो ऊपर अपन ने देखा था, है ना। हाँ, तो लिख, इफ एवरेज क्लॉज इज नॉट देयर और इट इज नॉट एप्लीकेबल, वैसे जनरली होता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल, तो कब नहीं एप्लीकेबल होगा? वो जब फुल इंश्योरेंस निकाला होगा, है ना। देन क्लेम इज इक्वल टू लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो कुछ एग्जांपल करें। लिखो, स्टॉक 45 lakhs, लॉस 39 lakhs, पॉलिसी वैल्यू 15 lakhs, क्लेम इज इक्वल टू, बताओ। 15 lakhs आया ना? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? पक्का?
गलत कर रहे बेटा, अंडर इंश्योरेंस है। कभी भी देखना स्टॉक और पॉलिसी वैल्यू चेक करना, और ये देखना अंडर इंश्योरेंस है या फुल इंश्योरेंस। तुमने अभी जो किया वो फुल इंश्योरेंस के हिसाब से किया, यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस है। यही तो कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं। आया क्या नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट? चल, सिंपल है बॉस। लॉस क्या है? 39 लाख इंटू पॉलिसी वैल्यू क्या है? 15 लाख अपॉन स्टॉक कितना था ऑन द डेट ऑफ फायर? 45 लाख। तो ये आया कितना? 30 लाख। दैट्स इट। चल लिखिए। हो गया लिख के? नेक्स्ट एग्जांपल लिख। स्टॉक 45 लाख, लॉस 30 लाख, 20 का लॉस 20 लाख, पॉलिसी वैल्यू 30 लाख। तो क्लेम इज इक्वल टू 13 लाख। आगे बोलना। 13,33,333। इसको बोलने में तेरे को शर्म आ रही क्या? सिंपल है बॉस। लॉस कितना था? 20 लाख इंटू पॉलिसी वैल्यू 30 लाख अपॉन स्टॉक 45 लाख। तो ये आया कितना? 13,33,333। दैट्स इट। इतना इजी है। आया ना? एग्जाम्पल। स्टॉक 60 लाख, लॉस 48 लाख, पॉलिसी वैल्यू 80 लाख। क्लेम इज इक्वल। क्या क्लेम है? ये क्यों इतना ब्लर हो रहा है यार? कितना आया सबका? किसी का अलग नहीं आया? कोई तो कुछ तो बोला भी 85 लाख। क्या बोला मैंने? कभी भी तुम पहले क्या चेक करोगे? स्टॉक और पॉलिसी में। उससे तुमको समझेगा अंडर इंश्योरेंस या फुल इंश्योरेंस। तो स्टॉक अगर 60 लाख और मेरा पॉलिसी मैंने 80 लाख का निकाला है, मतलब मैंने फुल इंश्योरेंस, मेरा पूरा का पूरा स्टॉक कवर्ड है उसमें। तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो फिर मैंने ऊपर लिखा है अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा तो क्लेम विल बी इक्वल टू लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर।
तो लॉस 48 लाख, पॉलिसी वैल्यू 80 लाख, विच एवर इज लोअर क्या है 48 लाख, तो मेरा क्लेम कितना होगा 48 लाख। आया ना? तो कंसेप्ट क्लियर कर, यहाँ पे क्लेम इज इक्वल टू लॉस इज इक्वल टू 48 लाख, और यहाँ पे लिख दे एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, average clause is not applicable as policy value is more than stock. Policy value is more than stock. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ रहा है, झेप रहा है पक्का? सुनो, अभी ना मान ले 50 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है? हाँ, हमने ना क्या किया कि ऑब्वियसली अगर नुकसान होता है तो अपन, आग लगती है तो अपन तुरंत क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पानी डालते, इंश्योरेंस वालों को बुलाते, मतलब वो क्या बोलते, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते, लेकिन उसके पहले अपन भी तो ऐसे थोड़ी ना बैठे थे, आएंगे करेंगे, हाँ मेरा काम नहीं हो, नहीं, अपने को मालूम है कि यार अपना नुकसान होने वाला है, तो अपन उसको कंट्रोल करने की, उनके आने तक अपन भी कंट्रोल करने की कोशिश कर, हाँ या ना? हाँ, तो मैंने कुछ फटाफट हाथ पैर मारे और कुछ स्टॉक है ना मैंने बचा इन द सेंस जल गया था, खराब हो गया था, लेकिन खाक नहीं हुआ, समझ रहे क्या? हाँ, खत्म नहीं हुआ था जल के। इसको मैं नॉर्मली तो बेच नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इसको क्रैप में बेच पाऊंगा। 50 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ स्टॉक ऐसा था जो मैं, इसका वैल्यू पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, इसको मैं स्क्रैप भी कर दूं तो मेरे को कुछ ना कुछ, तो भंगार में भी भेजू तो मेरे को कुछ ना कुछ तो इसका पैसा मिलेगा, आया ना? अभी ध्यान, अगर मान ले ऐसा कुछ स्टॉक है जिसकी वैल्यू मेरे को, मतलब बचा हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, उन्होंने सब देखा, बोले ये स्टॉक, बोला हाँ, बोले इसका कुछ वैल्यू निकलेगा, मतलब खराब हुआ है लेकिन इसका कुछ मिलेगा, तो मैं बोला हाँ मिलेगा, तो कितना मिलेगा, बोला 2 लाख रुपए तक मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कुछ कैलकुलेशन, बोले ठीक ले लो तुम, तुम्हारा इसको स्क्रैप में बेच देना, आया ना? अभी ये जो 2 लाख रुपया है, इसको अपन बोलते हैं साल्वेज वैल्यू, क्या बोलते हैं? साल्वेज वैल्यू। डेप्रिसिएशन में देखा है, भंगार में बेचने वाले अपन उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? साल्वेज। अभी मेरे को बता, मेरा लॉस कितना? एग्जैक्टली 48 लाख। मेरे को जो क्लेम मिलेगा अभी वो 48 लाख के हिसाब से आया ना? एक और सीन, इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, देखा कुछ गुड्स ऐसे ही खराब होके पड़े हुए थे, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे, उन्होंने मेरे को पूछा, मैंने बोला 10-15 हजार रुपया मिलेगा इसमें, मेरे को मालूम है 2 लाख मिलेगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा, 10-15 हजार मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो लेके नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, तो वो मेरे को उतना कम, मेरा 48 लाख का लॉस हो रहा था ना, अगर मैं 10-15 हजार ही बोलूँ तो 49 लाख समथिंग का लॉस हो जाएगा, तो मेरे को क्लेम अमाउंट बढ़ जाएगा, है ना? अब इंश्योरेंस कंपनी को डाउट है, इंश्योरेंस कंपनी ने भंगार वाले को बुलाया, बोला ये पड़ा है भंगार, इसका बोल कितना देगा, वो बोला 2 लाख रुपए देंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, तो अभी इंश्योरेंस कंपनी वाले ऑब्वियसली मेरे को बुलाए, बोले कि ये तो 2 लाख रुपया बोल रहा, तुम 15 हजार बोल रहे थे, बोला 15 हजार का जोड़ के मेरे हिसाब से 15 हजार, बाकी तुम तुम्हारा देख। इंश्योरेंस कंपनी बोले ठीक है, काम करते हैं, हम ये लेके जाए, हम हमारा देख लेंगे क्या कर लेंगे, बराबर ना? हाँ। अभी उसमें अपने को कुछ मिलेगा क्या? नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा, अभी वो हेडेक इंश्योरेंस कंपनी, बराबर ना? तो अभी मैं उसमें ये बोल रहा हूँ कि बॉस अगर तुम ये लेके जा रहे हो, इसका बेनिफिट तो मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो मेरा अभी लॉस कितना? 50। मेरा लॉस कितना? 50। समझ में आ रही है बात? तो साल्वेज वैल्यू, ये हमको जो लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने का है, क्या कैलकुलेट करने का है? लॉस ऑफ स्टॉक। तो ये एक होता है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसमें से माइनस करेंगे अगर कुछ साल्वेज वैल्यू है तो, और अगर वो है तो वो माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो अपने पास अमाउंट आएगी वो होगा मेरा क्या? लॉस ऑफ स्टॉक। मैंने इसके 2 रेफरेंसेस, 2 एग्जांपल्स दिए तुमको, एक
इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ठीक है ये जो भंगार पड़ा हुआ है ये तुम बेच दो, मैं साल्वेज वैल्यू वो अभी मैं मेरे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर पे से माइनस करूंगा और लॉस ऑफ स्टॉक निकालूंगा। लेकिन एक ऐसा हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि बस ठीक है पापा तुम्हारे वैल्यू पे हमको भरोसा नहीं, हम इसको लेके जाएंगे बराबर, तो उस टाइम पे साल्वेज वैल्यू माइनस करूंगा क्या? मैं नहीं करूंगा। उस टाइम पे मेरा जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 50 लाख था, मेरा लॉस ऑफ स्टॉक भी 50 लाख ही माना जाएगा, क्योंकि जो स्क्रैप कर सकता था मैं, वो मेरे को पैसा नहीं मिलने वाला। मेरे को अगर पैसा नहीं मिलने वाला है तो फिर मैं मेरा लॉस का अमाउंट कम नहीं करूंगा। आया ना? जनरली इंश्योरेंस कंपनी स्क्रैप की चीजें लेके नहीं जाती, वो तुमको ही हैंड ओवर कर देती है और बोल देती है तुम दोबारा देख लो, और तुम्हारा लॉस का अमाउंट उसमें से उतना कम कर देती है। ठीक है? जनरली जनरली क्यों? क्योंकि देखो बात तो ऐसी है कि अगर मान लो अगर ये उस कंपनी को लेके जाना है, तो कंपनी को लेके जाना है तो कंपनी को लेके जाने का खर्चा, फिर उसको स्टोर करने का खर्चा, फिर उसको बेचने का हेडेक और उसका अलग से खर्चा अगर कुछ और रहेगा तो। इसमें इंश्योरेंस कंपनी अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। हाँ या ना? हाँ। लेकिन अगर तुम उसका कुछ भी दाम बोल रहे रहोगे, इस श्वेता को क्या, श्वेता मार्च 21 का क्लास अपलोड नहीं हुआ है तो मैंने तुमको बोला है कि ये टाइम है कि अभी मैं कुछ कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, वेट करो थोड़ा सा, एटलीस्ट मेरे को कंप्लीट करने तक। क्लास के स्टार्टिंग में बोलो या तो क्लास के एंड में बोलो। क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन ग्रुप पे अपलोड कर, फोटो निकाल के। अरे वो पार्टनरशिप का, यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम बोल क्या रहे हो? हाँ तो सॉल्यूशन का फोटो कोई तो तुम में से खींचो और ग्रुप पे डालो। उस एक क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा क्लास एक नया कंसेप्ट है, नया चैप्टर है। ऐसा है क्या वो एक ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है? और ऐसा नहीं है कि वो अपलोड नहीं किया है, अपलोड किया है। वो एप्लीकेशन पे कुछ दिक्कत, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, अपलोडेड लेक्चर्स तुमको दिख नहीं रहे। परसों का लेक्चर भी दिख रहा है क्या अभी तक एप्लीकेशन पे? नहीं, वो 3 बार अपलोड किया हुआ है। जिस दिन अपना लेक्चर हुआ संडे को, उसी दिन सागर भाऊ ने अपलोड कर दिया था उसको, वो नहीं दिख रहा है एप्लीकेशन पे। और उसी दिन मैंने उनको वो वाला भी लेक्चर अपलोड करने को बोला हुआ है, उसके पहले भी बोला हुआ है। मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मैं सागर भाऊ को बोल चुका हूं करके? आया ना? नहीं वो तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो उधर प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए गूगल मीट पे लिया। अभी गूगल मीट पे जो लिया है वो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, वो अपलोड हो रहा है, वहां पे सक्सेस दिखा रहा, लेकिन दिख नहीं रहा है एप्लीकेशन पे। सेम यही हो रहा है वो वाले लेक्चर के साथ, वो भी उस दिन से अपलोड कर रहे, वो हो नहीं रहा है। किया क्या अपलोड? भेजा क्या ग्रुप पे? बुक नहीं लाई किसी ने? तू पार्टनरशिप में रेगुलर नहीं थी, तू रेगुलर नहीं थी पार्टनरशिप में, तो किधर है? तो कोई तो तुम में से एक क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन अपलोड कर देगा ग्रुप पे। ठीक है ना? क्या बोल रहा था अभी मैं? जनरली वो नहीं करते बराबर ना, वो नॉर्मली जिसका लॉस होता है उसी को स्क्रैप पे ये करने को बोल देते हैं और उसका लॉस ऑफ स्टॉक उतने से कम कर देते हैं। हमको क्वेश्चन में साल्वेज वैल्यू माइनस करते हैं, अनलेस अदरवाइज तुमको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी लेके जा रही है। समझा क्या? नहीं तो अपन बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में साल्वेज वैल्यू को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कोई दिक्कत?
एक क्वेश्चन लिख, इसका सोल्यूशन तू करके लाएगा, होमवर्क, कुछ नहीं। लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है और उसके बाद लॉस ऑफ सॉरी क्लेम का अमाउंट निकालना, ठीक है ना। लिख एक एग्जांपल, प्रॉपर एक एग्जांपल दे रहा हूं। द गोडाउन ऑफ K Limited caught fire on 31st May 2015, as a result of which part of stock was part of stock was burnt to ashes. Burnt to ashes. Full stop. The stock was covered by the stock was covered by fire policy of rupees 2 lakhs, subject to average clause. Full stop. The records of the company revealed the following information. उसमें actual value of stock on 31st May 2015, rupees 4 lakhs, and value of salvaged stock, rupees 90,000. Calculate the amount of claim. Calculate the amount of वही तो निकालना है। सिंपल है बहुत। आज बिल्कुल डिस्कस नहीं करोगे आपस में? क्या क्लेम बोल रहा है, लॉस बोल रहा है?
कौन गया रे अभी छोड़ के? मुले भाई तो बोला ना वो मराठी में 1,10,000 1,10,000 के अलग है। ये 55 बोली अभी। तुमको क्या हो रहा है? एक हिंदी में बोल रहा है, एक मराठी, एक इंग्लिश में बोल रहा है, एक मराठी में बोल रहा है। नहीं दीप, गलत है। बोलू? नहीं बोलू? बोलो। दीप बोल रहा है 45,000, सोम बोल रहा है 45,000, गलत। हे भगवान, थोड़ा एक एक जन तो लॉजिक लगा था। सुन, मेरा, और अभी कोई नहीं, कुछ नहीं लिखेगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो तुमको तुरंत समझ में आएगा, फिर तुम लिखना चालू करोगे, मेरे को कोई भाव नहीं देगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना था? फिर आग लगी और कितने के गुड्स बच गए? कितने के गुड्स बच गए तो कितने के गुड्स खराब हो गए? लॉस ऑफ स्टॉक 3,10,000। ये दिमाग नहीं लगा सकते थे अपन? देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू लॉस 3,10,000। जब पॉलिसी वैल्यू 2 लाख की निकाली थी, जब स्टॉक, अरे अंडर इंश्योरेंस था ना, एवरेज क्लॉज लगेगा ना, तो देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू 1 लाख। क्या कॉम्प्लिकेशन था इसमें? अरे इस चैप्टर के कॉम्प्लिकेशन तो चालू होने हैं। तुम्हारी दुनिया हर क्वेश्चन में इधर से उधर होने वाली है। इसीलिए एकदम आराम से जा रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझा के जा रहा हूँ। लेवल बढ़ने वाला और तुम्हारे ब्रेन का टेस्ट होने वाला इस चैप्टर में। हुआ? समझा? रुके? ऑनलाइन वालों कुछ बोलना है बोल सकते हो, नहीं तो अच्छा, इस वीक में मेरा एक हॉलीडे होगा, वो या तो कल या तो परसों होगा।
अगर मान लो कल छुट्टी होने वाली है तो मैं आज शाम तक मतलब रात 8-9 बजे तक तुमको मैसेज कर दूं, ठीक है। अगर मैसेज नहीं आया तो ग्रुप पे पूछो मत, इसका मतलब समझ लो कि कल क्लास है, समझे ना। लेकिन अगर फिर कल क्लास होगी तो परसों छुट्टी हो, ठीक है। और एक नेक्स्ट वीक में भी एक छुट्टी होने वाली है, वो 22 तारीख या 23 तारीख को, मतलब मंडे या तो ट्यूसडे को होगा। मुझे शिरूर जाना पड़ रहा कुछ रीजन की वजह से, ओके। तो उस टाइम का मंडे को संडे को अपना लेक्चर होगा, जैसे बोला था वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, ठीक है ना। टारगेट है इस वीक में अपना इंश्योरेंस क्लेम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मंडे, अगर मंडे को क्लास हुआ तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट ट्यूसडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है ब्रांच, ठीक है। सिलेबस ऑलमोस्ट ओवर होने पे है, डोंट वरी। थोड़ा सा अपने को खाली एक्स्ट्रा बैठना पड़ सकता है इफ रिक्वायर्ड, अगर 30 तारीख तक पूरा नहीं हो रहा होगा तो, ठीक है ना। हाँ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि देर आर 70 to 75% चांसेस 2-3 लेक्चर अपने को एक्स्ट्रा लगेंगे, या तो फिर 2-3 लेक्चर जितना एक स्लॉट अपने को पूरा वन फ्लो में लग सकता है, आया ना। वो डिपेंड कर रहा है क्योंकि विपुल सर का सिलेबस बहुत बाकी है, मेरे को पूरा बड़ा स्लॉट नहीं मिल रहा, तो भी संडे को लेने वाले आफ्टर 2। हाँ हाँ, लेकिन वो संडे को फिर भी 2 बजे के बाद ले रहे तुम्हारा क्लास, अगर वो नहीं ले रहे होते तो मेरे को पूरा स्लॉट मिला रहता, आया ना। हाँ, ग्रुप ना पूछे क्या मतलब, ग्रुप में ना पूछे, तो वही बोला मैं, क्लियर एकदम क्लियर मैसेज नहीं आया मतलब समझ लेना कल क्लास है। अगर मान ले कल सतीश सर से, कल से लेक्चर नहीं है क्या सतीश सर का, तो अगर मान ले मेरा मैसेज आ गया तो आप सीधा विपुल सर के लेक्चर को आओगे, और दांडी मारना मत रहे, विपुल सर चिढ़ते फिर। अगर एक ही लेक्चर है तो आते नहीं तुम लोग, पक्का। नहीं, चलो रुके फिर, बाय। और श्वेता, ट्राई करता हूं कि मैं लेक्चर अपलोड करवाने का वापस, और अगर हुआ तो वो भी देख लेता हूँ, ठीक है ना। और नहीं हुआ तो सोल्यूशन तुमको मिल ही जाएगा। चलो बाय।